अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। यूपी में खाने में थूकने वालों पर कानून की मार, खाने में गंदगी मिलाई तो शामत आ सकती है। प्रयागराज पर चढ़ने लगा महाकुंभ का रंग, संगम नगरी में दीवारों पर महाकुंभ की गाथा। फिर दिल्ली का घुटेगा दम या मिलेगी सांसों की आजादी। आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात महाकुंभ की करेंगे, जिसकी शुरुआत अगले साल 13 जनवरी से होने वाली, यानी कि 13 जनवरी 2025। उससे पहले संगम नगरी प्रयागराज में आस्था के रंग उमड़ने लगे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। संगम नगरी में महाकुंभ के दौरान लोगों को आध्यात्मिक धार्मिक माहौल के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत की भी झलक मिलेगी। इसके लिए पूरे शहर को सजाया और संवारा जा रहा है। महाकुंभ में आने वाले लोगों को सनातन संस्कृति की झलक प्रयागराज में देखने को मिलेगी। सरकार का अनुमान है कि 2025 के इस महाकुंभ में करीब 40 करोड़ लोग पहुंचेंगे। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले की तैयारियों में खास क्या है, कैसे कुंभ नगरी धीरे धीरे महाकुंभ के रंग में रंगती हुई नजर आ रही है, इसकी एक झलक हम आपको दिखाते हैं। संगम के तीर पर बसा आस्था का शहर तीर्थराज प्रयागराज। प्रयाग यानी वो स्थान जहां ब्रह्मा ने पहला यज्ञ किया। 3 नदियों का वो संगम जहां स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलने की भी मान्यता है। गंगा, यमुना और सरस्वती के इस महासंगम को सदियों की संस्कृति का समागम भी कहते हैं। उसी प्रयागराज में एक बार फिर सदियों पुरानी संस्कृति के समागम की तैयारी जोर शोर से हो रही है। संगम नगरी प्रयागराज में 2025 में महाकुंभ लग रहा है। ऐसे में पूरे शहर को सजाया जा रहा है। हम इस वक्त मेला प्राधिकरण में हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे पूरी जो वॉल है वो धार्मिक हो गई है और यहाँ पर धार्मिक तरीके से साधु संतों की तस्वीरें बनाई गई हैं और आरती जिस तरह से की जा रही है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। दीवारों पर रंग सज रहा है, चित्र उकेरे जा रहे हैं। कहीं संगम की आरती का मनमोहक दृश्य है तो कहीं संध्या आरती करते बटुकों की तस्वीरें दीवारों पर सजाई जा रही हैं। कहीं माँ गंगा के घाटों की तस्वीर है तो कहीं माँ गंगा की गोद में स्नान ध्यान करते संतों के चित्र प्रयागराज की दीवारों पर दिख रहे हैं। हरिद्वार से लेकर वाराणसी और नासिक के घाटों की सुंदर छवि भी इन दीवारों पर उकेरी जा रही है। मेला ऑफिस की इमारत को तो अलग ही रूप दे दिया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के साथ ही दिल्ली, पुणे और मुंबई से आए कलाकार इन दिनों प्रयागराज को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। हमारी हिंदू संस्कृति जो है, सनातन संस्कृति जो है, उसके टॉपिक को लेकर के सब्जेक्ट्स हैं सारे। साधु संत हैं हमारे, जो वेद पुराण हैं, उनको लेकर के हम सारा डिजाइन स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। उसके हिसाब से ही सारी पेंटिंग्स हो रही हैं यहाँ पर। हमारे जो प्रयागराज के जो घाट हैं, बनारस के जो घाट हैं, बड़े खूबसूरत है। तो उनको जो है, उनका जो एक फील जो है, एक सनसेट वाला फील, मॉर्निंग वाला फील, उसके भी अलग अलग रूप में घाटों को दिखाना। फिर साधु संतों के पोर्ट्रेट्स हैं, वो पूजा कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं गंगा में। ऐसे टॉपिक्स को लेकर के ही हम पूरे शहर को जो है ना, ये उसी थीम में हम लेकर के जा रहे हैं। चित्रकारी ऐसी कि यहाँ आने वालों को सनातन संस्कृति की झलक देखने को मिले, महाकुंभ का इतिहास दिखे और प्रयागराज का महत्व भी झलके।
पेंट माय सिटी अभियान के तहत रंग रोगन का ये काम इन दिनों बहुत तेजी के साथ चल रहा है। कुल 10 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में अलग अलग जगह पर ये काम जारी है, जिसमें सनातन संस्कृति को समेटे लगभग 250 से लेकर 300 अलग अलग पेंटिंग्स पूरे शहर की रौनक को दोगुना करेंगी। हम लोगों ने पेंट माय सिटी अभियान की शुरुआत की है और काफी जगहों पे आप देख रहे होंगे वॉल बिल्डिंग्स बन रही है। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि ये कुल लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट का एरिया हम लोगों ने लक्षित किया है कि इसमें हम लोग लक्षित किए हैं कि 10 लाख स्क्वायर फीट का एरिया विभिन्न दीवारों पे और विभिन्न बिल्डिंग जो सरकारी उसको लेकर के इसको पेंट माय सिटी अभियान से आच्छादित करेंगे। जैसे समुद्र मंथन है, तमाम रत्न जो निकले हैं, पौराणिक कथाएं जो है हमारी, इनके महत्व को दर्शाती हुई पेंटिंग्स हैं, सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व को दर्शाएंगी। इस तरह की पेंटिंग्स होंगी। निसंदेह प्रयागराज शहर का सौंदर्यीकरण भी होगा और जो यहाँ श्रद्धालु और आम जनमानस आ रहे हैं वो इससे जुड़ सकेंगे और धार्मिक भावना का एक प्रचार प्रसार भी हो सके। महाकुंभ का ये आयोजन बहुत भव्य और दिव्य रहने वाला है, जिसमें देश दुनिया से करीब 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व के साथ होगी और समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होगा। इस दौरान 6 तिथियों पर विशेष स्नान भी होंगे। पहला स्नान पौष पूर्णिमा यानी 13 जनवरी 2025 को होगा। दूसरा स्नान मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को। तीसरा स्नान मौनी अमावस्या पर 29 जनवरी को। चौथा बसंत पंचमी पर 4 फरवरी को। पांचवा स्नान माघी पूर्णिमा यानी 12 फरवरी को होगा और छठा स्नान महाशिवरात्रि यानी 26 फरवरी 2025 को संपन्न होगा। ये संगम की पावन धरती पर न केवल विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होगा, बल्कि इसके जरिए दुनिया को हिंदुस्तान की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की झलक भी देखने को मिलेगी। इसी वजह से मेला क्षेत्र इस बार 4000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रफल में फैला होगा, जबकि 2000 हेक्टेयर में अस्थायी पार्किंग स्थल बन रहा है, जिसमें 5 लाख से ज्यादा गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है। साथ ही महाकुंभ के लिए 15 स्नान घाटों का निर्माण पूरा हो चुका है। स्नान घाटों को 8 किलोमीटर से बढ़कर 12 किलोमीटर किया जा रहा है। स्वच्छता बनाए रखने के लिए वहां 1.5 लाख से ज्यादा शौचालय बनाए जा रहे हैं। लगभग 10,000 अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की तैनाती भी होनी है। महाकुंभ के दौरान शहर के सभी नालों का गंदा पानी गंगा और यमुना में न गिरे, इसके लिए सभी ड्रेनेज और सीवर को टैप किया जा चुका है। दिसंबर के पहले हफ्ते तक एक स्टील ब्रिज तैयार करने पर भी जोर दिया जा रहा है, जो प्रयागराज से कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी और अयोध्या को जोड़ेगा। इससे महाकुंभ के दौरान राजसी स्नान करने के इच्छुक श्रद्धालुओं को फायदा होगा। कुल मिलाकर अगले साल शुरू हो रहे महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं के लिए तैयारी खास है। अब इंतजार 13 जनवरी का है, जब महाकुंभ में एक बार फिर उमड़ेगा आस्था का सैलाब। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम तट पर बिखरेगा आस्था, अध्यात्म का हर रंग और पूरे 45 दिनों तक चलेगा संस्कृति और इतिहास का उत्सव। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते दिल्ली में सर्दियों की आहट के साथ ही प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। पिछले कुछ दिनों में राजधानी का AQI खराब स्थिति में पहुंच चुका है, जिस पर कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में ग्रैप 1 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। और इसके अलावा दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी तक पटाखों के उत्पादन, भंडारण या फिर बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। ये तस्वीरें दिल्ली की आबो हवा खराब होने का संकेत दे रही हैं। त्योहारी सीजन से पहले ही प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। दिल्ली के कुछ इलाकों में, खासकर आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 200 के पार पहुंच चुका है। यानी इन दिनों हवा का स्तर खराब होना शुरू हो गया है और लंबे समय तक अगर इस हवा में रहा जाए तो ज्यादातर लोगों को तो सांस लेने में तकलीफ की शिकायत भी हो सकती है। हालात बहुत खराब की श्रेणी में न चले जाएं, इसके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से ग्रैप 1 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। क्या कुछ प्रतिबंधित होगा दिल्ली में अब से? देखिए, अभी चूंकि पिछले 3 महीने बाद
पुअर कैटेगरी में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा है, उसको देखते हुए जो CAQM का ग्रैप 1 है वो लागू हुआ है, जिसमें मुख्य तौर पर अभी जो इसके सोर्सेज हैं जिससे प्रदूषण के स्तर बढ़ते हैं, चाहे वो डस्ट का पोल्यूशन है, बायोमास बर्निंग का है, व्हीकल पोल्यूशन है, इनको जो है कंट्रोल करने के लिए ये नियम लागू किए जा रहे हैं। उसमें खास तौर से जो कोयले पर जो जलने का है उसको प्रतिबंधित जो किया जाएगा। दिल्ली के बाहर जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, वहां पर जो है 24 घंटे बिजली सप्लाई करने की बात हुई है, क्योंकि वहाँ जनरेटर चलते हैं। जो भट्ठों का पोल्यूशन है उसको रोकने की बात हुई है इसमें। उसी तरह से दिल्ली के अंदर और बाहर सभी जगहों पर एक प्राइमरी स्तर पे जो सोर्सेज हैं उसके लिए सक्रियता से अब काम करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या के लिए सड़कों पर उड़ती हुई धूल भी बड़ी वजह है, जिस पर लगाम लगाने के लिए ऑटोमेटिक वाटर स्प्रिंकलर, वाटर टेंडर का इस्तेमाल पहले से हो रहा है, ताकि हमारे आसपास धूल और मिट्टी से प्रदूषण न बढ़े। उसमें मुख्य तौर पर डस्ट को कंट्रोल करने के लिए तो दिल्ली में हम लोग पहले से एंटी डस्ट कैंपेन चला रहे हैं, और साथ ही साथ जो बायोमास बर्निंग के लिए अलग अलग व्हीकल पोल्यूशन के कंट्रोल करने के लिए उसमें तेजी लाई जाएगी। दरअसल कंस्ट्रक्शन और गड्ढे वाली सड़कों पर गाड़ियां जब दौड़ती हैं तो उड़ती हुई धूल से लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगती है। धूल की वजह से PM10 और PM2.5 यानी पर्टिकुलेट मैटर के भी बेतहाशा बढ़ने की आशंका हो जाती है। PM10 और PM2.5 ही सेहत के दुश्मन हैं। ये कण दरअसल इतने छोटे होते हैं कि सांस के जरिए आसानी से हमारे फेफड़ों में पहुंच जाते हैं। इस दौरान लोगों को आंखों और नाक में भी खुजली की शिकायत होने लगती है। अस्थमा से पीड़ित लोगों की दिक्कत ज्यादा बढ़ जाती है। दिल्ली NCR में एक बार फिर से सर्दी दस्तक देने वाली, और सर्दी के आने से पहले दिल्ली का जो वातावरण है AQI एक बार फिर से 200 के पार पहुंचने लग गया। अगर हम कल की बात करें तो सोमवार को ये AQI लेवल जो है वो 200 के पार रहा कुछ दिल्ली NCR की कुछ इलाकों में। लेकिन आज अगर दिन की बात करें तो इस वक्त हम लोधी गार्डन में हैं और यहाँ का AQI जो हम बता पा रहे हैं वो 180 के लगभग पास है। इस बीच दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के रुझान भी सामने आने लगे हैं। सबसे ज्यादा मुश्किलें स्कूल जाने वाले बच्चों को आ रही हैं, जो चाहकर भी कुछ दिनों के लिए क्लास नहीं छोड़ सकते। घर में मास्क यूज करते हैं, कभी कभी बाहर जाते हैं तो। और दशहरा पर भी इतना पॉल्यूशन हुआ है बहुत ज्यादा, उसके लिए बुढ़े लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है घर में, और उनके लिए काढ़ा वाड़ा बन रहा है घर में। दशहरा हुआ था तो लोगों ने फिर क्रैकर्स जलाए थे तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हुआ, जिसकी वजह से कई लोगों को जैसे साइनस की प्रॉब्लम होती है। जैसे मेरी सिस्टर ही थी, उसको भी साइनस की प्रॉब्लम है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मॉर्निंग वॉक करने वालों के लिए भी इस हवा में मुश्किल पैदा हो सकती है। हवा नहीं चल रही, सफाई होनी चाहिए, पानी का छिड़काव वगैरह है, इनसे ही बचा जाएगा। ये ज्यादा से ज्यादा आदमी मास्क लगा लेगा, ये हर साल का कहानी है। पोल्यूशन तो बढ़ना ही है, कम तो होगा नहीं। पराली वही जल रही है, चाहे वो हरियाणा हो चाहे पंजाब हो, और पंजाब की पराली सबसे ज्यादा यहाँ पर आती है। तो पोल्यूशन बढ़ना ही बढ़ना, उससे कम होने के कोई चांसेस ही नहीं है। हालांकि साल 2023 के मुकाबले इस साल दिल्ली में रहने वाले लोगों को 6 दिन अधिक साफ हवा नसीब हुई है। यही वजह है कि इस साल ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के पहले चरण की पाबंदियां 6 दिन बाद लगी हैं, जबकि पिछले साल दिल्ली का AQI 6 अक्टूबर को ही 200 का आंकड़ा पार कर खराब श्रेणी में पहुंच गया था, जबकि इस साल ये स्थिति 13 अक्टूबर को बनी है। ऐसे में अभी से सरकार और आम लोगों की तरफ से जरूरी कदम उठा लिए जाएं तो इस साल हमें साफ हवा के लिए कम मशक्कत करनी पड़ सकती है। दिल्ली से अमित भारद्वाज और मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप 1 लागू होने के अलावा 1 जनवरी तक पटाखों पर भी पूरी तरह से बैन है। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नजर रखने वाले प्रदूषण नियंत्रण समिति ने पटाखों को जलाने के अलावा उन्हें बनाने, स्टोर करने या फिर बेचने पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, पटाखों की ऑनलाइन डिलीवरी पर भी रोक है। साल 2021 में भी DPCC ने दिवाली के मौके पर पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद 2022 फिर 2023 में भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। अब इस साल भी सभी तरह के पटाखों पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने का फैसला लिया गया है। ऐसे में दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों के मन में सवाल यह है कि एक दिन में पटाखों से कितना प्रदूषण हो जाता है। पुणे में मौजूद चेस्ट रिसर्च फाउंडेशन और पुणे विश्वविद्यालय की एक स्टडी में साफ बताया गया है कि छोटे मोटे पटाखे भी हवा में बड़ी मात्रा में प्रदूषण खोलने की क्षमता रखते हैं।
वो किस तरह से, जिसे 1000 मिर्ची बम की चटाई जलाने पर PM 2.5 का स्तर 47,000 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच जाता है। इसी तरीके से एक महताब जलाने पर हवा में PM 2.5 का स्तर 34,000 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच जाता है। सांप जलाने पर हवा में PM 2.5 का स्तर 64,000 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंचता है और एक फुलझड़ी जलाने पर हवा में PM 2.5 का स्तर 10,000 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच जाता है। वहीं एक अनार जलाने पर हवा में PM 2.5 का स्तर 5,640 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच जाता है। और इस बीच दिल्ली में रहने वाले कई लोगों ने पटाखों पर बैन के पीछे के औचित्य पर सवाल उठाया है। हर साल इस समय दिल्ली NCR में प्रदूषण की वजह पर मंथन होता है। अलग अलग वजहों को सर्दियां शुरू होने से पहले दिल्ली NCR की दुर्गति के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि IIT कानपुर और टेरी नाम की एक संस्था ने अपनी स्टडी में वाहनों के धुएं, सड़क पर उड़ने वाली धूल और इंडस्ट्री को दिल्ली NCR में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार माना है। और रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में सड़कों की धूल और गाड़ियों की वजह से सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। दिल्ली में सड़क की धूल और गाड़ियों की वजह से सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। सड़क की धूल की वजह से हवा में PM 10 और PM 2.5 कणों की संख्या बढ़ जाती है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वाहनों से भी काफी ज्यादा प्रदूषण होता है। वाहनों से निकलने वाले धुएं में PM 10 कणों की हिस्सेदारी 9% और PM 2.5 की हिस्सेदारी 20% है। वहीं NCR की बात करें तो प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण वहां की इंडस्ट्री है। पराली की आग की वजह से NCR में PM 10 और PM 2.5 कणों की संख्या में मात्र 7 से 10% की ही बढ़ोतरी होती है। दिल्ली सरकार प्रदूषण कम करने के लिए आम लोगों से भी सहयोग की अपील कर रही है। दिल्ली सरकार पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए प्रतिबद्ध है। जहां जहां पर भी टीम्स की डिप्लॉयमेंट है, चालान करने की आवश्यकता है, वो की जाएगी। लेकिन मेरी दिल्ली के लोगों से भी अपील है, देखिए पोल्यूशन सिर्फ सरकार नहीं रोक सकती है। जब तक दिल्ली के लोग साथ नहीं आते हैं तब तक हम दिल्ली में ये बढ़ता हुआ पोल्यूशन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो मेरी दिल्ली के भी सभी लोगों से अपील है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कारपूल का यूज करिए। दिल्ली के लोगों से अपील है कि आने वाली दिवाली पे पटाखे ना जलाएं, क्योंकि दिवाली के अगले दिन दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है। और ये इंश्योर करें कि कहीं पर भी अपना CND वेस्ट ना डालें, कहीं पर भी कूड़ा ना जलाएं, और कहीं पर भी ऐसी पोल्यूटिंग एक्टिविटी देखें तो हमारी जो ग्रीन दिल्ली ऐप है उस पर रिपोर्ट करें कि हम उस पर तुरंत क्लैंप डाउन कर सकें। आने वाले समय में दिल्ली NCR में जिस तरह से हवा में हमारे बच्चे सांस लेंगे, उन्हें बीमार करने के लिए काफी होगा। दिल्ली NCR की खराब होती आबोहवा के बीच बच्चों को हॉस्पिटल के चक्कर न काटने पड़े, इसके लिए पेरेंट्स को भी अभी से कुछ एहतियाती कदम उठाने की जरूरत है, ताकि दिल, फेफड़े, नर्वस सिस्टम, आंखें और स्किन से जुड़ी बीमारी न हो। प्रदूषण जो है ये एक बहुत ही हानिकारक, और मैं इसको ऐसे कहना चाहूंगा कि शायद जानलेवा भी है, जो बहुत तरीके के सिस्टम्स को प्रभावित करता है, जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम मुख्य है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे ये हमारी एक नॉर्मल सांस की नली है जिसको आप देख पा रहे हैं, जिसके अंदर हमारी सांस की नली में हवा आ रही है, जा रही है, लेकिन एलर्जी की वजह से ये सांस की नली जो है ये अंदर से सूज जाती है। आप देखेंगे दोनों में अंतर, ये नॉर्मल है और ये सूज के कितनी कम रह जाती है। तो बच्चों को जो नॉर्मल हवा, नॉर्मल सांस आनी चाहिए वो इसमें से नहीं आ पाती, और जब बच्चों को ऐसा महसूस होता है जैसे उनका दम घुट रहा है, अटक रहा है, और फिर कोई ऐसा समय दिवाली के आसपास के समय या पॉल्यूशन के समय, जिस समय के अंदर ये बहुत ज्यादा सिकुड़ जाती है, ऊपर से वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं और फिर अंदर छाती के अंदर बलगम बन जाता है और बच्चों की ये स्थिति आ जाती है कि उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, इमरजेंसी में जाना पड़ता है। तो इस तरीके की समस्याओं को सांस की एलर्जी या अस्थमा कहते हैं, जिसके अंदर पॉल्यूशन काफी हद तक रोल प्ले करता है। उसके अलावा नाक की एलर्जीज भी बच्चों को प्रभावित करती हैं। उसी के अलावा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो प्रदूषण के जो बहुत छोटे कण हैं वो ब्लड सर्कुलेशन में भी क्रॉस करके ब्रेन तक भी जा सकते हैं और बच्चों के अंदर बढ़ती दिमागी तौर की समस्याएं जो है उनको भी वो उजागर कर सकते हैं। जो घर के अंदर जो इंडोर पोल्यूशन है जिसको हम बोलते हैं, तो वो काफी कुछ चीजों से, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि हमारे घरों के अंदर सनलाइट, सूरज की किरणें, उसी के साथ में वेंटिलेशन, जितना ज्यादा
खुला वातावरण रहेगा, जितना ज्यादा जो है हवा का आन जान रहेगा उतना ज्यादा बेहतर है। एयर प्योरीफायर जो है वो पोल्यूशन को कम करने में काफी हद तक मदद करते हैं, लेकिन जब भी एयर प्योरीफायर लेने के लिए बारे में सोचें तो हर एक एयर प्योरीफायर की अपनी काबिलियत होती है। तो आपको पहले अपना एक एरिया, अपना एक रूम पता होना चाहिए कि किस रूम के अंदर आपको एयर प्योरीफायर लगाना है। धूप बत्ती, अगरबत्ती का यूज, आगे दिवाली आने वाली है, अगरबत्ती, धूप बत्ती, ये माना जाता है कि एक अगरबत्ती जब जलाते हैं तो लगभग 75 सिगरेट के बराबर धुआं निकलता है। एक धूप बत्ती जलाने पे लगभग 125 सिगरेट, 125 सिगरेट के बराबर धुआं निकलता है। आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश समेत देश के अलग अलग हिस्सों में खाने पीने की चीजों में थूकने और गंदगी मिलाने की खबरों के वायरल वीडियो सामने आने के बाद अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खान पान की वस्तुओं में गंदी चीजों की मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश पहले ही दे दिए थे। अब इस तरह के मामलों से निपटने के लिए सरकार जल्दी ही 2 अध्यादेश ला सकती है। इन अध्यादेशों के जरिए थूक कर या फिर गंदगी मिलाकर खाना खिलाने या बनाने वालों के खिलाफ सजा के कड़े प्रावधान किए जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक ये दोनों अध्यादेश एक दूसरे से जुड़े होंगे और इनके जरिए हर ग्राहक को अपने खाने की पूरी जानकारी लेने का अधिकार होगा। इन अध्यादेशों पर मंथन के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग होगी। पिछले कुछ दिनों में जूस और दूसरे खाने पीने के सामान में गंदगी मिलाने जैसी कई घटनाओं के वीडियो सामने आए थे। इसको लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की थी। सितंबर यूपी सरकार ने खाने पीने के सामान में गंदी चीजों की मिलावट को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में संशोधन किया था। दाल, रोटी और जूस जैसे खाद्य और पेय पदार्थ में गंदगी मिलाने की पूरी तरह से गलत कहते हुए मुख्यमंत्री ने होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट्स की जांच कराने का आदेश दिया। होटल और रेस्टोरेंट्स में सीसीटीवी कैमरे लगाने, कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराने के आदेश भी दिए गए। अब ये अध्यादेश आने के बाद होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट संचालकों को इसमें दिए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसमें कोताही करने वालों पर सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है। फूड सिक्योरिटी को लेकर के हमारी सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि लोगों को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध हो। ये विभिन्न वीडियोज में देखने को मिला है कि जो खाने की सामग्री है उसको प्रदूषित विभिन्न माध्यम से किया जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के सभी लोगों के लिए गुणवत्तापरक भोजन सामग्री उपलब्ध हो, कहीं उसमें कोई मिलावट ना हो, या जिस ढंग से वीडियोज में दिखाया गया है कोई थूक रहा है, कोई गलत तरीके से उसका मिश्रण कर रहा है, वो बिल्कुल भी उचित नहीं है सेहत के लिए और हानिकारक होने के साथ साथ हमारे संस्कारों के भी खिलाफ है। तो हम शीघ्र ही आपके समक्ष कोई व्यवस्था लेकर के आएंगे, कोई ऐसा कानून लेकर के आएंगे कि लोगों को गुणवत्तापरक उच्च कोटि का भोजन उपलब्ध हो पाए। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुन रहे हैं, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।